नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम देख रहे हैं आपका आधुनिक इतिहास, और आधुनिक इतिहास में भी आज हम देख रहे हैं वर्ष 1905। ठीक है, आज हम देख रहे हैं आपके साथ 1905 जो वर्ष है ये आपका किस लिए जाना जाता है, तो बंगाल विभाजन के लिए जाना जाता है। भारतीय इतिहास में अगर 1905 का वर्ष जाना गया है तो बंगाल विभाजन के लिए जाना गया। देखिए, बंगाल विभाजन, यहाँ से आपका हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, ऐसा ही देना जाएंगे आप, या फिर कांस्टेबल ग्रुप सी के लिए जाएंगे, या फिर आप RO ARO के लिए जाएंगे। ठीक है, मेन आपका RO ARO के लिए होगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छा और बहुत डीप जाके कराऊंगा। ठीक है, आप सभी इसके नोट्स बनाते चलेंगे मेरे साथ साथ। देखिए, बंगाल विभाजन 1905 करजन। देखिए, पहले बंगाल विभाजन की जाती है घोषणा। अंग्रेजों ने करजन के द्वारा बंगाल विभाजन की क्या की, घोषणा की। घोषणा के बाद भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या रही, तो भारतीयों ने क्या चलाया, स्वदेशी आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया, स्वदेशी आंदोलन चलाया। और स्वदेशी घोषणा के बाद और स्वदेशी आंदोलन चलाने के बाद भी बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है, लागू नहीं, घोषणा कब होती है। तो ये आपका घोषणा कब होती है, 19 जुलाई 1905। उसके बाद आपका स्वदेशी आंदोलन चलता है, ये चलता है आपका 7 अगस्त 1905 को आपका चलाया गया स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन के बाद भी इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। और ये आपको बंगाल विभाजन को लागू कब किया गया, तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या कर दिया गया, इसको लागू कर दिया। ठीक है, देखिए जरा, बंगाल विभाजन की जब घोषणा की गई तो किसके द्वारा घोषणा की गई, तो करजन के द्वारा घोषणा की गई कि हम क्या कर रहे हैं, बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। क्योंकि इसके जो प्रशासनिक कार्य हैं वो सही से नहीं हो पा रहे, एक बड़ा क्षेत्र, एक विस्तृत क्षेत्र होने के कारण बंगाल का विभाजन करना अनिवार्य है। तो इन्होंने बंगाल का विभाजन किया, और बंगाल का विभाजन जब घोषणा की तो इन्होंने बताया कि बंगाल को हम 2 भागों में बांटेंगे। एक होगा आपका पूर्वी बंगाल, और एक होगा आपका ये वाला पश्चिमी बंगाल। 2 बंगाल आपका, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। देखिए, इन्होंने कहा कि पूर्वी बंगाल में जो क्षेत्र शामिल होंगे, पहला क्षेत्र इन्होंने किसको रखा, चटगांव किस में होगा, पूर्वी में। फिर इन्होंने किसको रखा, ढाका किस में होगा, पूर्वी बंगाल में। फिर इन्होंने किसको रखा, यहाँ रखा इन्होंने राजशाही डिवीज़न। ये राजशाही डिवीज़न किस में होगी, पूर्वी बंगाल में। और साथ ही इसमें जोड़ दिया गया किसको, असम को। और असम को जोड़ते हुए क्या बनाया गया, पूर्वी बंगाल। चटगांव, ढाका, राजशाही डिवीज़न और असम, ये जोड़ दिया गया, और इसको कहा इन्होंने ये होगा आपका पूर्वी बंगाल। इधर देखते हैं, ये होगा आपका पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में क्या होगा, आपका शेष बंगाल, जो बच गया है आपका शेष बंगाल। साथ आपका क्या होगा, बिहार, और आपका इसमें जोड़ा गया आपका उड़ीसा। इसको जोड़ते हुए क्या बोला गया, इसको बोला गया पश्चिमी बंगाल। इसका पार्टीशन इस प्रकार से किया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी किसको बनाया गया, ये बनाया गया, इसका क्या होगी, ये होगी राजधानी किसको, ढाका को बनाया गया। यहाँ इसकी राजधानी किसको बनाया गया, तो इसकी राजधानी कलकत्ता राजधानी होगी किसकी, पश्चिमी बंगाल की। ठीक है, ये बताया किसने, करजन ने, कि घोषणा की कि उसने कहा कि शेष बंगाल, बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित रूप से पश्चिमी बंगाल बोला जाएगा। इसकी राजधानी क्या होगी, कलकत्ता। और चटगांव, ढाका, राजशाही डिवीज़न और असम को मिलाते हुए हम क्या बनाएंगे, पूर्वी बंगाल, जिसकी राजधानी होगी ढाका। देखिए, ये अंग्रेजों ने भारतीयों को बताया कि ये प्रशासनिक कार्यों को अच्छे तरीके से करने के लिए विभाजन किया गया, पर वास्तविकता क्या थी इसमें। देखिए, अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो राज करो की नीति। उन्होंने क्या किया कि ये जो आपका पूर्वी बंगाल है, ये पूर्वी बंगाल आपका मुस्लिम बहुल क्षेत्र था।
कौन सा क्षेत्र था? मुस्लिम बहुल क्षेत्र। और ये आपका पश्चिमी बंगाल क्या था? ये आपका हिंदू बहुल क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र? हिंदू बहुल क्षेत्र। तो इन्होंने बंगाल विभाजन लेके आए। इनको पता था कि बंगाल जो है सबसे ज़्यादा शिक्षित बुद्धिजीवी जो निवास करते हैं बंगाल, और इनको पता है कि अगर आज़ादी के लिए आवाज़ उठेगी, अगर क्रांति होगी तो एक बार फिर क्रांति कहाँ से होगी? तो बंगाल से क्रांति होने की संभावना है। इसीलिए इन्होंने समय से पहले कर्जन ने क्या कर दिया? इसका बंटवारा कर दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में किनको रखा गया? मुस्लिम बहुल क्षेत्र। पश्चिमी बंगाल में किसको रखा गया? हिंदू बहुल क्षेत्र। ये ना कि पंजाब का, ना कि बंगाल का विभाजन था, ये विभाजन था किसका? हिंदू और मुस्लिम का विभाजन था। किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया। जैसी घोषणा की गई तो घोषणा के बाद बंगाल के बुद्धिजीवी इकट्ठा होते हैं और इन्होंने ये इकट्ठा होते हैं कलकत्ता। कलकत्ता में एक स्थान था टाउन हॉल। ये टाउन हॉल में इकट्ठा होते हैं और टाउन हॉल में सभी बुद्धिजीवियों के द्वारा एक बैठक बुलाई गई और उन्होंने इस बंगाल विभाजन का विरोध किया, और जिसके लिए उन्होंने कहा हम चलाएंगे स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन चलाया जाएगा किसके लिए? बंगाल विभाजन के विरोध, कर्जन का विरोध करने के लिए। परंतु इसके बाद भी आपका 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया कि बंगाल विभाजन हर हाल में किया जाएगा, जिसके मद्देनजर स्वदेशी आंदोलन को और ज़्यादा तेज कर दिया गया। स्वदेशी आंदोलन बढ़ा दिया गया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने इस दिन को क्या कहा? शोक दिवस कहा। कौन सा दिवस कहा? शोक दिवस। इस दिन उन्होंने क्या बनाया? राखी दिवस बनाया। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक उन्होंने क्या किया कि हिंदू और मुस्लिमों ने आपस में भाईचारे का प्रदर्शन करते हुए एक दूसरों को क्या बांधी? राखी बांधी गई। हिंदुओं द्वारा सुबह अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी 4 बजे गंगा स्नान किया गया। इसके विरोध में पंडित, महिलाएं, बच्चे, युवा सभी ने क्या किया? इसमें सबसे ज़्यादा भाग लिया और इसमें क्या किया? स्थानीय लोगों ने मुंडन कराया और उसके बाद हर एक बंगाल की हर एक गली में आपको एक ही नारा दिखाई दिया, आमार सोनार बांग्ला। समझिए, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया आमार सोनार बांग्ला। इन्होंने लिखा आमार सोनार बांग्ला। समझ गए? किसके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 1971 के बाद इसको क्या बनाया गया? राष्ट्रीय गीत शामिल किया गया। राष्ट्रीय गीत बनाया गया किसका? बांग्लादेश का। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये लिखा गया। बंगाल विभाजन का विरोध करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन को कहा कि यह अंग्रेजों की एक निर्मम भूल साबित होगी बंगाल विभाजन करना, हिंदू मुस्लिमों को आप नहीं तोड़ पाएंगे। इसमें स्वदेशी आंदोलन को जोर देते हुए यहाँ पर सबसे पहले महिलाओं ने सबसे बड़ा योगदान दिया। ठीक है, महिलाओं ने सबसे बड़ा योगदान दिया। महिलाओं ने क्या योगदान दिया? मैंने कभी देखा नहीं इतिहास में ऐसा, पर यहाँ महिलाओं ने पहली बार विदेशी जो साड़ी होती है ना, विदेशी वस्त्र, इन महिलाओं ने विदेशी वस्त्रों का त्याग कर दिया। इन्होंने विदेशी चूड़ियाँ पहनना बंद कर दिया गया। इन्होंने विदेशी जो आपका फेयर एंड लवली वगैरह वो जो टाइप आते हैं ना कि मैं लिपा पोती वाला, वो सब कुछ पहली बार महिलाओं ने अपना सौंदर्य के जो भी इनके सामान थे उसका बहिष्कार किया कि हम नहीं लगाएंगे कोई भी सामान। महिलाओं ने, पंडितों ने क्या किया कि पंडितों ने इसमें स्वदेशी आंदोलन के दौरान अपने मंदिरों में प्रसाद देने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि ये प्रसाद में जो चीनी बनी है ये किससे बनी है? ये चीनी अंग्रेजी फैक्ट्रियों द्वारा बनाई गई है, तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। धोबी वर्ग ने विदेशी वस्त्र को धोने से क्या कर दिया? मनाही कर दी। धोबी घाट पे पूर्णतः बैन कर दिया गया अंग्रेजी वस्त्रों को। बहुत ज़्यादा चला आपका स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के बाद वर्ष आता है आपका 1905 और 1905 में एक अधिवेशन होता है। ये अधिवेशन होता है आपका, इस अधिवेशन के दौरान क्या किया गया? देखिए 1905 में आपका
अधिवेशन किया गया, इस अधिवेशन को जाना जाता है बनारस अधिवेशन। बनारस अधिवेशन, ये बनारस अधिवेशन कब हुआ? 1905। इस बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। महात्मा गांधी जी के गुरु माने जाते हैं। बनारस अधिवेशन 1905, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ये कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था। देखिए यहाँ इस वार्षिक अधिवेशन में बनारस में सर्वप्रथम क्या रखा गया कि सर्वप्रथम जो आपका स्वदेशी आंदोलन जो चला है, इस स्वदेशी आंदोलन को किसने अपनी मंजूरी दी? तो राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी, तो कांग्रेस ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। 1905 बनारस अधिवेशन और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्वदेशी आंदोलन को स्वीकृति दी गई। तो पहली बार बनारस अधिवेशन में कांग्रेस शामिल होती है। अब तक जो स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया था, ये स्थानीय व्यक्तियों द्वारा चलाया गया था। जो बंगाल के स्थानीय व्यक्ति थे, उनके द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। परंतु 1905 के बाद इसमें शामिल हो गया कौन? बनारस अधिवेशन के बाद इसमें शामिल हो गई कौन? कांग्रेस। और इस अधिवेशन में बैठे थे। इस अधिवेशन में कौन शामिल हुए थे? इस अधिवेशन में महात्मा गांधी भी इस अधिवेशन में आए हुए थे। कौन से अधिवेशन में? बनारस अधिवेशन 1905। किस लिए किया गया? स्वदेशी आंदोलन को अपनी मंजूरी देने के लिए। इसके बाद कांग्रेस का एक और अधिवेशन आयोजित किया गया, 1906 का अधिवेशन। ठीक है, देखिए 1906 का जो अधिवेशन था, वर्ष था आपका 1906, और ये अधिवेशन कहाँ होता है? कलकत्ता में अधिवेशन होता है। ठीक, देखिए 1906 जो अधिवेशन था, ये कलकत्ता में हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन था। इस अधिवेशन में क्या हुआ कि इस अधिवेशन में जो आपका 1905 में अधिवेशन हुआ था आपका बनारस में, और जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला था कि कांग्रेस क्या होगी? अधिवेशन चलाएगी। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन चलाएगी। यहाँ इसमें क्या हुआ कि जो कांग्रेस के जो दल थे, दो दल थे कांग्रेस के, एक आपका उदारवादी और एक आपका उग्रवादी। देखिए 1906 का जो अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया जा रहा है, इस अधिवेशन में क्या हुआ कि ये जो बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी आंदोलन चला था, इस स्वदेशी आंदोलन को लेकर जवाबदेही हुई। इसमें कहा उदारवादियों ने और उग्रवादियों ने बोला कि अब ये आंदोलन संपूर्ण भारत में चलाया जाए, ना कि कहाँ? बंगाल में। स्वदेशी आंदोलन जो चलाया जाए, ये अब भारत में चलाया जाए संपूर्ण, और बंगाल की सीमाओं से इसको बाहर निकाला जाए, संपूर्ण भारत में इसको चलाया जाए। ये किसका कहना था? उदारवादियों का। क्या कि स्वदेशी आंदोलन अब कहाँ चलाया जाए? कि पूरे भारत में इसको चलाया जाए। परंतु उदारवादी जो दल था, उदारवादी दल ने इसको कहा कि अभी इसको बंगाल में ही चलाना चाहिए, हमें अभी उचित समय नहीं है कि हमें सरकार का विरोध करना चाहिए। 1906 कलकत्ता अधिवेशन में कहा कि अभी समय नहीं है कि हमें सरकार का विरोध करें, अभी इसको बंगाल में ही रहने दिया जाए, क्योंकि संवैधानिक मुद्दों पर सरकार के साथ बात चल रही है। ठीक है, तो इसीलिए इसको पूरे भारत में लागू नहीं कर सकते। अगर पूरे भारत में लागू करते हैं तो हम सीधा सीधा किससे दुश्मनी करते हैं? ब्रिटिश सरकार से हम दुश्मनी करते हैं। ठीक, उदारवादी क्या थे? इससे नाराज। उदारवादियों का मानना था कि संपूर्ण भारत में अब इसको लागू कर दिया जाए, क्योंकि एक अच्छा खासा इसको देखने को मिल रहा था, इसका प्रदर्शन। वो सहयोग, महिला, बच्चे, युवा, हिंदू, मुस्लिम सब एक हो गए इसमें स्वदेशी आंदोलन में। तो उदारवादियों का मानना था कि सही समय है, इसको चला दिया जाए पूरे भारत में, पर इन्होंने अपनी स्वीकृति नहीं दी। अब देखिए, अगर उदारवादियों को किसकी स्वीकृति चाहिए? कांग्रेस की स्वीकृति चाहिए, तो इसके लिए यहाँ स्वीकृति कौन देगा? अध्यक्ष देंगे, अध्यक्ष साहब देंगे। तो उदारवादियों ने क्या किया कि उदारवादियों ने इस कांग्रेस की बागडोर अपने हाथों में लेनी चाहिए, अर्थात अध्यक्ष किसका होना चाहिए? उदारवादियों का। अगर उदारवादियों का अध्यक्ष होगा तो आसानी से उनको मंजूरी मिल जाएगी स्वदेशी आंदोलन को कहाँ चलाने के लिए? संपूर्ण भारत में चलाने के लिए। परंतु
उदारवादी क्या थी, उदारवादी अपना अध्यक्ष बनाने की होड़ थी। तो इसमें क्या हुआ, दोनों के बीच थोड़े से मनमुटाव आ गए। यहाँ ये अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हैं और ये भी अध्यक्ष पद के लिए। तब ऐसे में क्या बीच का रास्ता निकालते हैं, लंदन से सीधा बुलाया गया, आपको पता है, दादा भाई नेहरू। ठीक है, किसको बुलाया गया, दादा भाई नेहरू जी को बुलाया गया। 1906 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, दादा भाई नेहरू जी ने की। दादा भाई नेहरू जी उम्रदराज व्यक्ति थे, ठीक है, बहुत अनुभवी व्यक्ति थे, और दादा भाई नेहरू जी का प्रत्येक व्यक्ति क्या करता था, सम्मान करता था, बुजुर्ग व्यक्ति थे। तो जब इसको लंदन से बुलाया गया दादा भाई नेहरू जी को, तो उदारवादियों ने भी स्वीकार किया इसको और उग्रवादियों ने भी स्वीकार किया दादा भाई नेहरू जी को। ठीक है चलो, क्योंकि उम्रदराज व्यक्ति थे। तो इसके बाद दादा भाई नेहरू जी ने कलकत्ता अधिवेशन की क्या की, अध्यक्षता की, और इन्होंने सर्वप्रथम इस अधिवेशन में अपना अध्यक्षीय भाषण देते हुए सर्वप्रथम एक प्रस्ताव रखा जिसको बोलते हैं स्वराज्य प्रस्ताव, स्वराज्य का प्रस्ताव। तो सर्वप्रथम स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब रखा गया, तो ये रखा गया कलकत्ता अधिवेशन 1906 किसकी अध्यक्षता में, दादा भाई नेहरू जी की अध्यक्षता में। जो कोई अच्छे एग्जाम के लिए जाएंगे, किसी बढ़िया आरओ एआरओ लोअर पीसीएस वगैरह जाएंगे, तो उनसे ये पूछा जा सकता है कि स्वराज्य प्रस्ताव को किसके द्वारा बनाया गया। तो देखिए दादा भाई नेहरू जी आप जानते हैं, भली भांति परिचित हैं। तो दादा भाई नेहरू जी के निजी सहायक थे, उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। ये जिन्ना क्या थे, इनके पीए थे। ठीक है, तो ये प्रस्ताव किसके द्वारा बनाया गया था, स्वराज्य का प्रस्ताव जिन्ना के द्वारा बनाया गया था। गांधी जी किस अधिवेशन में थे, बनारस अधिवेशन में। स्वराज्य प्रस्ताव कब लाया गया, कलकत्ता अधिवेशन 1906। अध्यक्षता किसने की, तो दादा भाई नेहरू जी ने। आप जानेंगे क्योंकि दोनों ये एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर संतुष्ट हैं जिसे दोनों जानते। तो इन्होंने किसको बुलाया, दादा भाई नेहरू जी को। दादा भाई नेहरू जी ने आते ही किसका प्रस्ताव रखा, स्वराज्य प्रस्ताव। और स्वराज्य प्रस्ताव किसके द्वारा बनाया गया था, लिखा गया था, त्याग किया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ठीक, स्वदेशी आंदोलन आपका चल रहा है, कांग्रेस ने उसको क्या दे दिए, स्वीकृति। पर कांग्रेस ने स्वीकृति किसको दी है कि स्वदेशी आंदोलन चलाया जाएगा, कहाँ चलाया जाएगा, सिर्फ बंगाल में। ठीक, अब क्या स्वदेशी आंदोलन से प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आप देखिए वर्ष आपका 1906, वर्ष था आपका 1906, और 1906 में आपको पता है स्वदेशी आंदोलन को मंजूरी मिल चुकी है 1905 के बाद कि स्वदेशी आंदोलन बंगाल में चलाया जाएगा। कांग्रेस भी चला रही है। किस लिए चलाया जा रहा है आंदोलन, ताकि बंगाल का विभाजन ना किया जाए। अब जब बंगाल का विभाजन नहीं किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान इसको किसमें है, अंग्रेजों द्वारा चिल्ला चिल्ला कर बताया गया है इसमें कि अगर बंगाल विभाजन कर दिया जाता है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसमें किसको मिलना है, मुस्लिम वर्ग को बेनिफिट मिलना है, क्योंकि यहाँ अल्पसंख्यक हैं मुस्लिम और यहाँ उनका क्या हो रहा है, शोषण। तो अगर बंगाल विभाजन नहीं किया जाएगा तो आपको पता है कि नुकसान किसको जाना है, अंग्रेजों के द्वारा बताया गया है कि यहाँ किसका नुकसान होना है, मुस्लिमों का। तो अगर स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित कौन होगा, मुस्लिम वर्ग। तो 1906 लॉर्ड कर्जन के बाद आप क्या आते हैं, लॉर्ड मिंटो सेकंड, वायसराय बन के आते हैं भारत के, लॉर्ड मिंटो सेकंड बनकर आते हैं। इन्होंने क्या किया कि इनसे ये जो आपका पूर्वी बंगाल है, पूर्वी बंगाल आपको पता है कि पूर्वी बंगाल में कौन है, आपका मुस्लिम वर्ग है। तो ये मुस्लिम एक बुद्धिजीवी मुस्लिम वर्ग अपना प्रतिनिधित्व करते हुए किससे मुलाकात की, तो लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की। इन्होंने लॉर्ड मिंटो को बताया कि हमारे लिए भी आपको कुछ करना चाहिए, स्वदेशी आंदोलन चला है, फिर अगर आप स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव में आ जाते हैं तो आप बंगाल विभाजन को क्या कर दोगे, रद्द कर दोगे। ठीक है, इन्होंने अपनी बातें रखी किसके सामने, लॉर्ड मिंटो के सामने। यहाँ से मिंटो ने हर एक संभव, मिंटो क्या करेंगे आप बताइए जरा, मिंटो को चाहिए क्या, मिंटो को, अंग्रेजों को तो यही चाहिए था भाई कि हाँ सामने से कौन आए, मुस्लिम निकल कर आए, और मुस्लिम निकल कर आ गए 1906।
और 1906 में मिंटो ने क्या बोला होगा, मिंटो ने क्या बोला होगा, इन्होंने साफ लफ्जों में बोला कि हम हर संभव सहायता देंगे आपको, हम आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे, आप अपनी आवाज़ बुलंद करें। मुस्लिमों को क्या दिया, मिंटो ने बिल्कुल सहारा दिया उनको कहा कि अपने लिए आवाज़ बुलंद करें, आवाज़ उठाए अपने लिए, ठीक है। आप मुट्ठी भर लोग आए हैं पूर्वी बंगाल का प्रतिनिधित्व करने के लिए, मुझे तो आशा थी कि बहुत सारे लोग आए होंगे पूर्वी बंगाल का उसको लेकर, समस्या को लेकर, ठीक है। मिंटो ने कहा कि आपको आवश्यकता है कि अपने समाज को राजनीतिक रूप दें, अपने समाज को क्या करें, जागरूक करें, ठीक है। सीधा सीधा बोल दिया मिंटो ने कि आप अपने लिए एक नई कोई भी संस्था बनाएं, ठीक है, और उसके द्वारा पूर्वी बंगाल में जो लोग कांग्रेस के साथ मिल रहे हैं, जो कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, उनको जगाओ, उनको बताओ कि क्या फ़ायदे हैं और क्या नहीं। तो सीधा सीधा क्या बनाना है, एक संस्था। मिंटो के बाद ये बुद्धि प्रतिनिधि आके मिलते हैं, तो वर्ष तारीख थी आपकी 30 दिसंबर 1906, और आप 30 दिसंबर 1906 को कैसे भूल सकते इतिहास में। इस दिन बनाया जाता है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई, तो मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है 30 दिसंबर 1906, समझिए। इन्होंने इसकी स्थापना कहाँ की, इन्होंने इसकी स्थापना की ढाका में। किसकी स्थापना की गई, मुस्लिम लीग की। पहले व्यक्ति थे इसमें जिनका नाम था आगा खां, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था सलीम उल, एक व्यक्ति थे इसमें वक्कार उल मुल्क। ये 3 व्यक्तियों ने क्या किया, मुस्लिम लीग की स्थापना की 30 दिसंबर 1906। मुस्लिम लीग कहाँ, ढाका में। आगा खां, सलीम उल और वक्कार उल मुल्क, इन्होंने तीनों ने मिलकर क्या किया, मुस्लिम लीग की स्थापना की। और इन्होंने कहा कि हम सांप्रदायिकता के आधार पर मुस्लिम समाज के हितों की रक्षा करेंगे, ठीक है। पहली संस्था थी किसके द्वारा, मिंटो ने इनको सीधा सीधा बता दिया कि आप अपने लिए क्या तैयार करें, एक संस्था बनाए। और इन्होंने वही काम किया, जो उन्होंने बताया उन्होंने वही किया, और इन्होंने अपने लिए एक अलग से मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद आपका वर्ष आता है 1907, वर्ष आता है 1907। एक बार मैं आपको ले जाना चाहूँगा पीछे। 1905 कौन सा अधिवेशन, बनारस अधिवेशन। अध्यक्षता किसने की, गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। फिर आता है आपका 1906, कहाँ होता है आपका, कलकत्ता, और अध्यक्षता किसने की, दादा भाई नेहरू ने। यहाँ आपको पता है कि इनको अध्यक्ष क्यों बनाया गया था, क्योंकि आपसी मनमुटाव को कम करने के लिए। आता है वर्ष आपका 1907, ठीक है। 1907 जाना जाता है आपको, जैसे 1905 बंगाल विभाजन और 1907 जाना जाता है आपका कांग्रेस विभाजन, ठीक। देखिए यहाँ आपको बंगाल विभाजन के बाद बनारस में अधिवेशन हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की, और इसने कहा हम स्वदेशी आंदोलन को क्या देते हैं, कांग्रेस की मंजूरी देते हैं। उसके बाद 1906 कलकत्ता अधिवेशन, और दादा भाई नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की, और इन्होंने क्या कहा, यहाँ पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा। किसके द्वारा बनाया गया था, जिन्ना के द्वारा। 1907 में एक अधिवेशन होता है, ये अधिवेशन आपका हो रहा है कहाँ, सूरत कौन सी नदी के, पूछा गया है कि कौन सी नदी के किनारे, तो ताप्ती नदी के किनारे। देखिए 1907 का जो अधिवेशन हुआ है आपका, और जो 1905 से जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, और 1905 के बाद फिर 1906 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें तो अध्यक्ष पद के लिए जो मनमुटाव था उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि अध्यक्ष हम लेके आते हैं दादा भाई नेहरू जी को। परंतु 1907 आते आते दादा भाई नेहरू जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जिससे दोनों पक्ष क्या हो, संतुष्ट हो पाए। तो यहाँ उदारवादी और यहाँ उदारवादी और उग्रवादी। देखिए आए दिन बैठकों में उदारवादियों ने निंदा करते, किसके विरुद्ध भाषणबाजी करते, उग्रवादियों के। उग्रवादी किसके विरुद्ध भाषणबाजी करते, उदारवादियों के। इनके बीच मनमुटाव इतना ज़्यादा हो गया ना, बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो गया। तो इन्होंने एक बार फिर सूरत अधिवेशन 1907 में एक बार फिर ये क्या लेके आते हैं,
अध्यक्षीय पद के लिए ये अपना अपना व्यक्ति लेके आते हैं। यहाँ अध्यक्षीय पद के लिए उदारवादी एक नाम लेके आते हैं जिसका नाम था राज बिहारी घोष। उदारवादियों ने अपना अध्यक्षीय पद के लिए एक व्यक्ति चुना, उसका नाम था राज बिहारी घोष। यहीं उदारवादी भी अपने लिए एक अध्यक्ष पद के लिए लेके आते हैं जिसका नाम था लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय क्या थे? उग्रवादियों के समर्थक, और राज बिहारी घोष किसके समर्थक थे? उदारवादियों के समर्थक। ठीक है, अब देखिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई और आपको पता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा जनमत संग्रह अगर ज़्यादा किया जाएगा तो यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? उदारवादी। उदारवादियों का वर्चस्व होने के कारण यहाँ अध्यक्ष के लिए किसको चुन लिया गया? राज बिहारी घोष। ये क्या होंगे? ये होंगे अध्यक्ष। ठीक है, अब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होंगे? राज बिहारी घोष। और यहाँ कौन पराजित हो गए? लाला लाजपत राय पराजित हो गए, क्योंकि इनकी संख्या इतनी नहीं थी, इनका बहुमत नहीं था। बहुमत किनका था? उदारवादी लोगों का। ठीक है, अब देखिए होता है क्या है, ये लगा था जैसे मान लीजिए मंच लगा है, राज बिहारी घोष जाते हैं, राज बिहारी घोष ने अपना मंच शुरू किया और इन्होंने जाते ही माइक से सभी को धन्यवाद दिया। किनको? उदारवादियों को, कि मैं अपने उदारवादी भाइयों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं पूरी निष्ठा से कार्य करूंगा। जैसे ही इन्होंने ये भाषण किया तो उदारवादियों ने सीटी मारना शुरू कर दिया, तालियां बजाना शुरू कर दिया और राज बिहारी घोष का जोरदार स्वागत किया गया। इससे नाराज कौन होने वाले हैं? यहाँ कोने में जाके बैठे हैं ना कौन? उदारवादी। और यहाँ ये उदारवादियों ने उग्रवादियों को चिल्ला चिल्ला कर कमेंट किया, किसको लेकर? राज बिहारी घोष को। ऐसे में उदारवादी उग्रवादी आपको पता है ज़्यादा सुनने वाले नहीं होते ना। उदारवादी तो सुन लेते हैं, नमस्ते, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पर ये ज़्यादा सुनने वाले नहीं होते। इसमें किसी उदारवादी ने उठाया और सीधा चप्पल दिया, किसको? चप्पल फेंक के मारा, किसको? राज बिहारी घोष को। और अध्यक्ष हैं, मंच पे हैं, मंच पे सीधा जूता आ रहा है ना, जूता लगा किसको? राज बिहारी घोष को। जैसे ही अध्यक्ष को जूता लगा तो उदारवादियों ने अपनी कुर्सी उर्सी सब कुछ फेंकना शुरू कर दिया उग्रवादियों की ओर। यहाँ उग्रवादियों ने भी कुर्सियां फेंकना शुरू किया, किसके? उदारवादियों की ओर। देखिए अच्छी तरीके से आपका चल रहा था अधिवेशन, परंतु यहाँ इधर से गाली गलौज होने लगा, इधर से गाली गलौज होने लगा, इधर से मारधाड़, इधर से मारधाड़। और जब किसी भी बैठक में ये हो जाए कि मारधाड़ होने लगे तो फिर कौन आता है? फिर कौन आएगा? फिर आता है पुलिस, और फिर आगे कौन? ब्रिटिश पुलिस आ गई। ठीक है, सीधा, क्योंकि अब तक पुलिस बाहर इंतजार कर रही है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है ना, तो पुलिस क्या करेगी? परंतु पुलिस को जो चाहिए था, ब्रिटिश को जो चाहिए था, वही इन्होंने कर दिखाया। इन्होंने इसको गाली गलौज किया, इन्होंने इसको, और इन दोनों में क्या होगी? मारधाड़ होगी। इसका फायदा किसको मिला? इसका फायदा मिला अंग्रेजों को, ब्रिटिश को। ब्रिटिशों ने आती धरपकड़ की, किया किसका? उदारवादी। सीधा लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये सबको क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश पुलिस के द्वारा। यही चाहिए था अंग्रेजों को कि इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनका दमन कर दिया और उदारवादियों को क्या दिया? इनको सहारा दिया। ठीक है, उसके बाद 1908 में मद्रास में एक बैठक बुलाई गई, किसके द्वारा? राज बिहारी घोष के द्वारा। और मद्रास में इस बैठक में निर्णय किया गया कि कोई जो भी उदारवादी होगा उसका कोई भी संबंध नहीं होगा कांग्रेस से, अर्थात जितने भी उग्रवादी हैं उन उग्रवादियों को किससे बाहर कर दिया गया? कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। ठीक है, मतलब कि उदारवादी कभी भी साथ नहीं देंगे उग्रवादियों का। उग्रवादियों के साथ जो भी करना है वो करें, इनका कोई भी संबंध नहीं है किससे? कांग्रेस से, अर्थात कांग्रेस मतलब भारत। ठीक, इसका फायदा उठाया किसने? पुलिस ने। जब कांग्रेस ने साफ बोल दिया कि हमारा इनसे कोई नाता नहीं है, तो इन्होंने धरपकड़ किया और यहाँ इन्होंने किसको अरेस्ट कर लिया? तिलक, बाल गंगाधर तिलक। 1908 में इनको 6 वर्ष का कारावास दिया गया। इनको सीधा कितने वर्ष का कारावास दिया गया? 6 वर्ष का। इन पर राष्ट्रद्रोह लगाया गया और इनको सीधा म्यांमार की मांडले जेल में क्या कर दिया गया? इनको अरेस्ट कर दिया गया। उसके बाद विपिन चंद्र पाल आते हैं।
इन सभी ने क्या ले लिया, अपना इस्तीफा दे दिया। इन्होंने कहा हमारा दूर दूर तक कोई राजनीति से कोई संबंध नहीं है। देखिए यहाँ क्या हुआ कि यहाँ 1907 के बाद सूरत में क्या हो गया, विभाजन हो गया, और विभाजन के बाद 1908 में क्या हुआ, इन्होंने नाता तोड़ दिया। और उसके बाद जो इनके प्रमुख लीडर थे, किसी को जेल डाल दिया गया, किसी ने संन्यास ले लिया। तो अब उदारवादियों के पास अपना कोई भी विकल्प नहीं बचा है, ठीक है, इनके पास कोई भी अपना विकल्प नहीं बचा। तो अब तक हमने क्या देखा, 1905 से लेकर 1907 सूरत अधिवेशन तक, ठीक है। आप इसके अच्छे से नोट्स बनाएंगे, मैं अब यहीं से कंटिन्यू करूँगा। 1907 तक मैंने आपको बताया है। आपको कुछ भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप यहीं कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके प्रॉपर आप नोट्स बनाते जाएंगे मेरे साथ साथ, और अच्छे से अपने नोट्स बनाएंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना मुझे। थैंक यू क्लास।